हेलो दोस्तों, अब हम स्पीडी पढ़ेंगे। भारत में परिवहन। केंद्रीय सड़क निधि का गठन 1929 ईस्वी में तथा सीमा सड़क संगठन की स्थापना 1960 ईस्वी में हुई थी। देश में सड़कों की लंबाई 64 लाख वर्ग किलोमीटर है, जिसका विश्व में स्थान दूसरा है। राष्ट्रीय राजमार्ग की कुल लंबाई 1,40,000 किलोमीटर है। सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग NH-44 है। सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग NH-44 है, जो श्रीनगर से कन्याकुमारी 11 राज्यों तक है। सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग NH-47A है, जो केरल में कोच्चि से वेलिंगटन द्वीप तक है। केरल में कोच्चि से वेलिंगटन द्वीप तक है। जवाहर सुरंग NH-1A पर स्थित है। जवाहर सुरंग NH-1A पर स्थित। राष्ट्रीय राजमार्गों की चौराहा झांसी कहलाता है। राष्ट्रीय राजमार्गों की चौराहा झांसी कहलाता है। NH-1 और NH-2 को सम्मिलित रूप से ग्रांड ट्रंक रोड कहा जाता है, जो कोलकाता से अमृतसर को जोड़ता है। राष्ट्रीय राजमार्गों के निर्माण एवं रखरखाव की जिम्मेवारी केंद्र सरकार की होती है। राज्य राजमार्गों के निर्माण तथा देख रेख की जिम्मेवारी राज्य सरकार की होती है। स्वर्णिम चतुर्भुज योजना के अंतर्गत 5,846 किलोमीटर लंबे राजमार्ग द्वारा 4 महानगरों दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता को जोड़ा गया था। 10 नवंबर को परिवहन दिवस 7/13 सड़क सुरक्षा दिवस सप्ताह के रूप में मनाया जाता है। सड़कों की सर्वाधिक लंबाई महाराष्ट्र में है। सड़कों की न्यूनतम लंबाई सिक्किम में है। रोड रिसर्च इंस्टीट्यूट दिल्ली में स्थित है। रोड रिसर्च इंस्टीट्यूट दिल्ली में स्थित है। भारत में वायु परिवहन की शुरुआत 1991 ईस्वी में प्रयागराज से नैनी के बीच हुआ था। भारत में वायु परिवहन की शुरुआत 1911 ईस्वी में प्रयागराज से नैनी के बीच हुआ था। एयर इंडिया का स्थापना 1953 ईस्वी में हुआ था। एशिया की सबसे बड़ी हेलीकॉप्टर सेवा पवन हंस की स्थापना 15 अक्टूबर 1985 ईस्वी को हुई थी। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण की गठन 1995 ईस्वी में 1 अप्रैल को हुआ था। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण की गठन 1 अप्रैल 1995 ईस्वी में हुआ था। कोच्चिन नेदुम्बश्री का हवाई अड्डा भारत का प्रथम निजी क्षेत्र का हवाई अड्डा है। कोच्चिन का हवाई अड्डा भारत का प्रथम निजी क्षेत्र का हवाई अड्डा है। भारत में 13 बड़े और 200 छोटे बंदरगाह हैं। भारत में 13 बड़े और 200 छोटे बंदरगाह हैं। देश का सबसे बड़ा बंदरगाह मुंबई है। देश का सबसे बड़ा बंदरगाह मुंबई है। नान्हा शोभा जवाहरलाल नेहरू देश का सबसे बड़ा कृत्रिम एवं आधुनिक बंदरगाह जो मुंबई में है। दीनदयाल उपाध्याय बंदरगाह पूर्व नाम कांडला गुजरात में स्थित एक ज्वारीय बंदरगाह, जिसे मुक्त व्यापार क्षेत्र के लिए खोला गया था। दीनदयाल उपाध्याय, जिसका पूर्व नाम कांडला है, गुजरात स्थित एक ज्वारीय बंदरगाह है, जिसे मुक्त व्यापार क्षेत्र के लिए घोषित किया गया था। सबसे पुराना एवं कृत्रिम बंदरगाह चेन्नई है। मुंबई एवं कोच्चिन के बंदरगाह प्राकृतिक है। पहला रासायनिक बंदरगाह दहेज गुजरात है। सबसे गहरा बंदरगाह विशाखापट्टनम है। बड़ा पृष्ठ प्रदेश वाला बंदरगाह कोलकाता है। सबसे बड़ा कंप्यूटराइज निगमित बंदरगाह कामराज, पुराना नाम एन्नोर, चेन्नई में है। BO चिदम्बरम, पुराना नाम तूतीकोरिन, तमिलनाडु में स्थित एक मत्स्य बंदरगाह है। मारमुआ बंदरगाह गोवा राज्य में स्थित है। मारमुआ बंदरगाह गोवा राज्य में स्थित है। पारादीपीय बंदरगाह उड़ीसा में स्थित है। पारादीपीय बंदरगाह उड़ीसा में स्थित है। अलेप्पी बंदरगाह केरल में स्थित है। अलेप्पी बंदरगाह केरल में स्थित है। अलेप्पी बंदरगाह केरल में स्थित है। भारतीय प्रतिरक्षा। थल सेना, वायुसेना तथा नौसेना का मुख्यालय नई दिल्ली में है। भारत के प्रथम रक्षा मंत्री बलदेव सिंह थे। भारत के प्रथम रक्षा मंत्री बलदेव सिंह थे। थल सेना को 7 कमानों में बांटा गया। थल सेना को 7 कमानों में बांटा गया। दक्षिण पुणे, मध्य लखनऊ, पूर्वी कोलकाता, उत्तरी उधमपुर, पश्चिम चंडीगढ़, दक्षिण पश्चिम जयपुर, तथा प्रशिक्षण कमान शिमला। भारतीय थल सेना के प्रथम कमांडर इन चीफ KM करियप्पा थे। भारतीय थल सेना के प्रथम कमांडर इन चीफ JM करियप्पा थे। प्रथम फील्ड मार्शल जनरल मानिक शाह। भारत की थल सेना विश्व की 4थी, वायुसेना 5वीं तथा नौसेना 7वीं बड़ी सेना है। भारत की थल सेना विश्व की 4थी, वायु 5वीं और नौसेना 7वीं है। राष्ट्रीय सुरक्षा एकेडमी NDA खड़गवासला में, वायुसेना एकेडमी हैदराबाद में। राष्ट्रीय सुरक्षा एकेडमी NDA खड़गवासला, वायुसेना एकेडमी हैदराबाद, वायुसेना एकेडमी हैदराबाद। भारतीय मिलिट्री सैनिक एकेडमी देहरादून तथा इंडियन नेवल एकेडमी कोच्चिन में है। नौसेना को 3 कमानों में बांटा गया है।
नौसेना को 3 कमाना बांटा गया। दक्षिण कोचीन, पूर्व विशाखापट्टनम, पश्चिम मुंबई। भारतीय नौसेना का प्रथम अध्यक्ष वाइस एडमिरल आर.डी. कटारी थे। भारतीय नौसेना का प्रथम अध्यक्ष वाइस एडमिरल आर.डी. कटारी थे। भारतीय वायुसेना की स्थापना 8 अक्टूबर 1932 ईस्वी को जो 7 कमान में बटा था। वायुसेना का प्रथम वायुसेना अध्यक्ष होता है, वायुसेना का प्रमुख वायुसेना अध्यक्ष होता है। प्रथम एयर चीफ एडमिरल थॉमस एम हर्ट्ज था। वायुसेना का प्रथम भारतीय अध्यक्ष एयर मार्शल सुब्रतो मुखर्जी थे। वायुसेना का प्रथम भारतीय अध्यक्ष एयर मार्शल सुब्रतो मुखर्जी है। वायुसेना का ध्येयवाक्य नमः अस्पृश्यम दीप्तम तथा नौसेना का सन्न वरुण। भारत का सर्वोच्च वीरता सम्मान परमवीर चक्र, जिसके प्रथम विजेता मेजर सोमनाथ शर्मा नवंबर 1947 ईस्वी में। तीनों सेनाओं का प्रमुख राष्ट्रपति होता है। थल सेना का प्रधान चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ, जल सेना का प्रधान एडमिरल रैंक के चीफ होते हैं। सेना का प्रधान एयर चीफ मार्शल रैंक का एयर चीफ ऑफ द स्टाफ होता है। थल सेना दिवस 15 जनवरी को मनाया जाता है। नौसेना दिवस 4 दिसंबर को मनाया जाता है। थल सेना 15 जनवरी, थल सेना 15 जनवरी, नौसेना 4 दिसंबर, नौसेना 4 दिसंबर। वायुसेना दिवस 8 अक्टूबर, वायुसेना दिवस 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। भारत में पहली बार पनडुब्बी का नाम INS साल्की था। भारत में पहली पनडुब्बी का नाम INS साल्की था। स्वदेश डिजाइन एवं स्वदेश में निर्मित प्रथम प्रक्षेपास्त्र 1988 ईस्वी में प्रक्षेपित पृथ्वी है। भारत का प्रथम टैंक रोधी प्रक्षेपास्त्र नाग है। प्रथम विमानवाहक पोत INS विक्रांत है। भारत में बनने वाला सबसे पहला युद्धक पोत INS नीलगिरी था। भारतीय वायुसेना का पहला रॉयल इंडियन एयरफोर्स था। नौसेना का सबसे पहला नाम रॉयल इंडियन मरीन था। अब हम पढ़ेंगे भारतीय बैंकिंग। यूरोपीय पद्धति का आधारित भारत का पहला बैंक ऑफ हिंदुस्तान 1770 था। सीमित देयता के आधार पर प्रथम भारतीय बैंक अवध कॉमर्शियल बैंक, 1881 में। यूरोपीय पद्धति पर आधारित भारत का पहला बैंक ऑफ हिंदुस्तान 1770 ईस्वी। पूर्ण रूप से भारत देश का पहला बैंक 1894 ईस्वी में पंजाब नेशनल बैंक है। भारत का केंद्रीय बैंक भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना RBI का एक्ट 1934 अनुसूची 2 के तहत 1 अप्रैल 1935 ईस्वी को 5 करोड़ रुपए के अधिकृत पूंजी के साथ हुआ था। RBI की स्थापना अनुसूची 1941 के तहत अनुसूची 2 में 1 अप्रैल 1935 ईस्वी को 5 करोड़ अधिकृत पूंजी के साथ हुआ था। भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय मुंबई है का राष्ट्रीयकरण 1 जनवरी 1949 ईस्वी को हुआ था। RBI का राष्ट्रीयकरण 1 जनवरी 1949 ईस्वी को हुआ था। भारत का सबसे बड़ा सरकार का बैंकर तथा बैंकों का बैंक भारतीय रिजर्व बैंक है, जिसका वित्तीय वर्ष 1 जुलाई से 30 जून होता है। रिजर्व बैंक का वित्तीय वर्ष 1 जुलाई से 30 जून होता है, जबकि भारत सरकार का वित्तीय वर्ष होता है 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। रिजर्व बैंक का प्रथम गवर्नर ऑसबॉर्न स्मिथ था। प्रथम भारतीय गवर्नर CD देशमुख तथा प्रथम महिला डिप्टी गवर्नर KG उदेसी है। केंद्रीय बैंकिंग जांच समिति की स्थापना 1931 में हुई थी। केंद्रीय बैंकिंग जांच समिति की स्थापना 1931 में हुई थी। 1921 में तीनों प्रेसिडेंसी बैंक को मिलाकर इंपीरियल बैंक की स्थापना किया गया था। 1921 में तीनों प्रेसिडेंसी बैंकों को मिलाकर 1921 में इंपीरियल बैंक की स्थापना किया गया था। 1 जुलाई 1955 ईस्वी को इंपीरियल बैंक का नाम भारतीय स्टेट बैंक रखा गया। 1 जुलाई 1955 ईस्वी को इंपीरियल बैंक का नाम भारतीय स्टेट बैंक रखा गया, जिसका अनुशंसा गोरेवाल कमेटी ने किया था। भारत का सबसे बड़ा व्यावसायिक बैंक SBI है। 19 जुलाई 1969 ईस्वी को पहली बार 14 बड़े व्यापारिक बैंकों के कुल जमाएं 50 करोड़ रुपए है। 15 अप्रैल 1970 ईस्वी को दूसरी बार तथा अन्य 6 बड़े व्यापारिक बैंकों की कुल जमाएं 200 करोड़ का राष्ट्रीयकरण हुआ।
भारत में बैंकों का राष्ट्रीयकरण इंदिरा गांधी के समय की संतुष्टि हजारी समिति ने की थी। बैंकों के राष्ट्रीयकरण के समय एल के झा आरबीआई गवर्नर थे। बैंकों के राष्ट्रीयकरण के समय एल के झा आरबीआई के गवर्नर थे। भारत में बैंकों का राष्ट्रीयकरण इंदिरा गांधी के समय हजारी समिति की संतुष्टि पर किया गया था। हजारी समिति की संतुष्टि पर सभी बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। वर्तमान में राष्ट्रीयकृत बैंकों की संख्या 12 है। वर्तमान में राष्ट्रीयकृत बैंकों की संख्या 12 है। देश का पहला क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक 2 अक्टूबर 1975 ईस्वी में स्थापित किया गया था। पहला ग्रामीण बैंक 2 अक्टूबर 1975 ईस्वी को स्थापित किया गया था। 2 अक्टूबर 1994 ईस्वी में स्थापित यूटीआई बैंक का नाम बदलकर 30 जुलाई 2007 से एक्सिस बैंक कर दिया गया। यूटीआई बैंक का नाम बदल के एक्सिस बैंक 2007 से किया गया। देश भर में सर्वाधिक शाखाएं एसबीआई की है। भारतीय बैंकों की सर्वाधिक शाखाएं ब्रिटेन यूके में। भारतीय बैंकों की सर्वाधिक शाखाएं ब्रिटेन यूके में है। विदेशों में सर्वाधिक शाखाएं एसबीआई के। विदेशों में सर्वाधिक शाखाएं एसबीआई के। देश का प्रथम महिला बैंक भारतीय महिला बैंक की स्थापना नवंबर 2013 ईस्वी में मुंबई में की गई थी। देश का प्रथम महिला बैंक भारतीय महिला बैंक की स्थापना 2013 ईस्वी को 19 नवंबर में की गई थी, जिसका विलय 1 अप्रैल 2017 को भारतीय स्टेट बैंक में कर दिया गया। भारतीय महिला बैंक को 2017 ईस्वी में स्टेट बैंक में मिला दिया गया। बैंकों में ग्राहक सेवा सुधार से संबंधित समिति गोईकोरिया समिति है। बैंकों में ग्राहक सेवा सुधार से संबंधित गोईकोरिया समिति है। पहला म्यूचुअल फंड US64 है। पहला म्यूचुअल फंड US64 है। पहला म्यूचुअल फंड US64 है। अब हम याद करेंगे भारत में संचार व्यवस्था। रेडियो का प्रसारण 1927 ईस्वी में आरंभ हुआ था। भारत में ऑल इंडिया रेडियो का गठन 1936 ईस्वी में, बाद में सन 1957 ईस्वी में आकाशवाणी कहा जाने लगा। भारत में सर्वप्रथम डाक सेवा संचार प्रारंभ हुआ 1837 में। पहली डाक टिकट कराची में 1852 ईस्वी में जारी किया गया, जबकि पहली अखिल भारतीय डाक टिकट 1854 ईस्वी में जारी किया गया था। डाक विभाग की स्थापना 1854 ईस्वी में हुआ था। डाक विभाग की स्थापना 1854 ईस्वी में हुआ था। मनी लॉन्ड्रिंग सेवा 1880 ईस्वी में प्रारंभ हुई थी। भारत में प्रथम हवाई डाक सेवा 18 फरवरी 1911 को प्रयागराज से नैनी तक हुई थी। भारत में प्रथम हवाई डाक सेवा 18 फरवरी 1911 को प्रयागराज से नैनी तक हुई थी। भारत में डाक जोनों की संख्या 6 है। भारत में 6 डाक जोनों की संख्या है। पिन कोड 15 अगस्त 1972 ईस्वी में प्रारंभ हुआ था। पिन कोड 15 अगस्त 1972 ईस्वी में प्रारंभ हुआ था। स्पीड पोस्ट की शुरुआत 1986 ईस्वी में हुआ था। स्पीड पोस्ट की शुरुआत 1986 ईस्वी में हुआ था। डाक जीवन बीमा का प्रारंभ 1884 ईस्वी में हुआ था। रेल डाक सेवा 1863 ईस्वी में प्रारंभ हुआ था। रेल डाक सेवा 1863 ईस्वी में प्रारंभ हुआ था। भारत में प्रथम डाकघर 1774 ईस्वी में कोलकाता के ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा खोला गया था। भारत में प्रथम डाकघर 1774 ईस्वी में कोलकाता के ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा खोला गया था। भारत में सर्वप्रथम टेलीग्राफ लाइन तार सेवा 1851 से कोलकाता के डायमंड हार्बर के बीच शुरू हुआ था। टेलीफोन सेवा का प्रारंभ 1881 से 1882 ईस्वी में कोलकाता में हुआ था। दूरदर्शन की प्रथम उद्देशिका प्रतिमा पूरी थी। दूरदर्शन की प्रथम उद्घोषिता प्रतिमा पूरी थी। प्रसार भारती का गठन 1997 ईस्वी में हुआ था। प्रसार भारती का गठन 1997 ईस्वी में हुआ था। भारत का प्रथम समाचार पत्र बंगाल गजट कोलकाता से 19 जनवरी 1780 ईस्वी में प्रकाशित हुआ, जिसके संस्थापक जे.एम. हिक्की थे। बंगाल गजट कोलकाता में प्रकाशित हुआ, जिसके संस्थापक जे.एम. हिक्की थे। प्रथम हिंदी समाचार पत्र उदंत मार्तंड का प्रकाशन 1826 ईस्वी में युगल किशोर शुक्ला ने किए थे। 18 मई 1988 ईस्वी को राष्ट्रीय चैनल शुरू किया गया था। 18 मई 1988 ईस्वी को राष्ट्रीय चैनल शुरू किया गया था। भारत में टेलीविजन दूरदर्शन की शुरुआत 15 सितंबर 1959 ईस्वी को दिल्ली में किया गया था। 1982 ईस्वी में से दूरदर्शन पर राष्ट्रीय प्रसारण प्रारंभ हुआ था। 1982 से दूरदर्शन पर राष्ट्रीय प्रसारण आरंभ हुआ था। डायरेक्ट टू होम डीटीएच सेवा का शुरुआत 16 दिसंबर 2002 को हुआ था। भारत संचार निगम लिमिटेड BSNL का प्रारंभ 1 अक्टूबर 2000 से हुआ था। MTNL की स्थापना 1986 ईस्वी में हुई थी। इंटरनेट की शुरुआत
जनवरी 1995 ईस्वी में हुई थी। सेलुलर फोन सेवा 1995 ईस्वी में प्रारंभ हुई थी। भारत में सर्वप्रथम एसटीडी सेवा का प्रारंभ 19 नवंबर 1960 ईस्वी को कानपुर तथा लखनऊ के मध्य हुई थी। मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी सुविधा देश में 20 जनवरी 2011 से उपलब्ध हो गई थी। मोबाइल नंबर MNP 20 जनवरी 2011 से उपलब्ध हुई थी। इसका प्रथम चरण हरियाणा से शुरू किया गया था। भारत की सबसे बड़ी संचार एजेंसी प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया PTI है, जिसकी स्थापना 1947 ईस्वी में हुई थी। प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया PTI की स्थापना 1947 ईस्वी में हुआ था। भारत में उद्योग, अब पढ़ेंगे भारत में उद्योग। देश में पहला लौह इस्पात कारखाना 1874 ईस्वी में कुल्टी पश्चिम बंगाल में आयरन वर्क्स के रूप में स्थापित किया गया था। देश में पहला लौह इस्पात कारखाना 1874 ईस्वी में कुल्टी में पश्चिम बंगाल में आयरन वर्क्स के रूप में किया गया था। बड़े पैमाने पर पहला लौह इस्पात कारखाना टिस्को की स्थापना 1960 ईस्वी में जमशेदजी टाटा द्वारा साकची झारखंड में स्वर्ण रेखा नदी के तट पर किया गया था। भिलाई इस्पात संयंत्र की स्थापना 1955 ईस्वी में तत्कालीन मध्य प्रदेश में भिलाई दुर्ग छत्तीसगढ़ जिला सोवियत संघ की सहायता से किया गया था। भिलाई इस्पात संयंत्र की स्थापना सोवियत संघ की सहायता से 1955 ईस्वी में मध्य प्रदेश में किया गया था। राउरकेला हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड की स्थापना 1959 ईस्वी में पश्चिम जर्मनी की सहायता से किया गया था। हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड दुर्गापुर पश्चिम बंगाल की स्थापना 1965 ईस्वी में ब्रिटेन की सहायता से किया गया था। भिलाई दुर्गापुर राउरकेला के कारखानों की स्थापना द्वितीय पंचवर्षीय योजना के कार्यकाल में हुआ था। बोकारो स्टील प्लांट की स्थापना 1964 ईस्वी में तत्कालीन बिहार और झारखंड में बोकारो पूर्व स्टील की सहायता से किया गया था। बोकारो स्टील प्लांट की स्थापना 1964 ईस्वी में पूर्व सोवियत संघ की स्थापना से किया गया था। भारत में सूती वस्त्र का पहला कारखाना कोलकाता के समीप फोर्ट ग्लास्टर में स्थापित हुआ था। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया सेल की स्थापना 1973 ईस्वी में किया गया था। भारत में पहला सीमेंट कारखाना मद्रास में 1904 ईस्वी में लगाया गया था, जो असफल रहा। भारत में पहला सीमेंट कारखाना 1904 ईस्वी में मद्रास में लगाया गया था, जो असफल रहा। सार्वजनिक क्षेत्र का पहला उर्वरक कारखाना सिंदरी झारखंड में 1951 ईस्वी में लगाया गया था। सार्वजनिक क्षेत्र का पहला उर्वरक कारखाना झारखंड में लगाया गया था। नेपाल अखबारी कागज के लिए प्रसिद्ध है। भारत का पहला तेल शोधक कारखाना असम में डिगबोई 1901 ईस्वी। भारत का सबसे प्राचीन बड़ा उद्योग सूती वस्त्र उद्योग कपड़ा है। भारत में जूट का पहला कारखाना 1955 ईस्वी में कोलकाता के रिसरा में स्थापित किया गया था। कपास को सफेद सोना कहा जाता है। अंतर्राष्ट्रीय जूट संगठन ढाका में है। जूट को सोने का रेशा कहा जाता है। जूट को सोने का रेशा कहा जाता है। मुंबई को सूती वस्त्रों की राजधानी, अहमदाबाद को भारत का बोस्टन, कानपुर को उत्तर भारत का मैनचेस्टर, कोयम्बटूर को दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। मुंबई को सूती वस्त्रों की राजधानी, अहमदाबाद को भारत का बोस्टन, कानपुर को उत्तर भारत का मैनचेस्टर, कोयम्बटूर को दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। भारत हैवी इलेक्ट्रिक व्हीकल BHEL की स्थापना 1964 ईस्वी में हुई थी। भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड BHEL की स्थापना 1964 ईस्वी को हुई थी। तेल और प्राकृतिक गैस निगम लिमिटेड ONGC की स्थापना 14 अगस्त 1956 ईस्वी को हुई थी। एशिया का सबसे बड़ा उर्वरक संयंत्र सिंदरी में फिरोजाबाद कांच उद्योग के प्रमुख केंद्र, फिरोजाबाद कांच उद्योग का प्रमुख केंद्र है। अब हम याद करेंगे फिल्म जगत। प्रथम भारतीय फिल्म मुख्य फिल्म 1913 ईस्वी में बनी राजा हरिश्चंद्र थी। प्रथम भारतीय मुख्य फिल्म 1913 ईस्वी में बनी राजा हरिश्चंद्र थी। प्रथम भारतीय बोलती फिल्म आलम आरा 1931 में बनी थी। प्रथम बोलती हुई फिल्म 1931 ईस्वी में आलम आरा बनी थी और मुख्य फिल्म 1913 ईस्वी में बनी थी, जिसकी अभिनेत्री जुबैदा बेगम थी तथा निर्माता आदेशी ईरानी थे। बाद में पहली बार फिल्म का प्रदर्शन 7 जुलाई 1896 ईस्वी को वेटसन होटल मुंबई में हुआ था।
बाद में पहली बार फिल्म का प्रदर्शन 7 जुलाई 1896 को वाटसन होटल मुंबई में हुआ था। बाद में पहली अंग्रेजी फिल्म नूरजहां थी। बाद में पहली अंग्रेजी फिल्म नूरजहां थी। प्रथम भारतीय फिल्म निर्मात्री फातिमा थी। प्रथम भारतीय फिल्म निर्मात्री महिला फातिमा थी, फातिमा बेगम थी। बुलबुल एक फरिश्ता 1926 ईस्वी में बनाई थी। स्वर्ण जयंती मनाने वाली प्रथम फिल्म तुकाराम तथा रजत जयंती मनाने वाली प्रथम फिल्म कपाल कुंडला था। पहले सिनेमा स्कोप 1959 ईस्वी में बना था, जो कागज के फूल थे। 70 में बनने वाली पहली फिल्म शोले थी। 70 में पहली भारतीय फिल्म शोले थी। विदेश में प्रशिक्षित तथा प्रथम भारतीय फिल्म टेक्नीशियन दादा साहब फाल्के थे। विदेश में प्रशिक्षित तथा प्रथम भारतीय फिल्म दादा साहब फाल्के थे। श्री घुंडीराज गोविंद फाल्के, दादा साहब फाल्के को भारतीय सिनेमा का जनक कहा जाता है। विदेश में प्रसिद्ध प्रथम भारतीय फिल्म टेक्नीशियन दादा साहब फाल्के थे, जो भारतीय सिनेमा का जनक कहा जाता है। इनका पूरा नाम श्री घुंडीराज गोविंद फाल्के थे। 1922 में पहली बार मनोरंजन कर बंगाल में लगाया गया, जो 12.5% था। मनोरंजन कर 1922 में 12.5% लगा था। प्रथम भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह 24 जनवरी 1952 को मुंबई में लगाया गया था। भारत रत्न सम्मानित प्रथम फिल्म जगह सत्यजीत रे थे। राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार से सम्मानित पहले व्यक्ति मिर्जा गालिब थे। गीतकार प्रदीप का वास्तविक नाम रामचंद्र द्विवेदी प्रदीप था। फिल्मों में पहला संगीत निर्देशक का गौरव फिरोज शाह मिस्त्री को प्राप्त है। राज्यसभा के सदस्य के रूप में चुनी जाने वाली पहली अमेरिकी नरगिस दत्त थी। वास्तविक नाम फातिमा में रशीदा थी। दादा साहब फाल्के पुरस्कार 1969 ईस्वी में सिनेमा के क्षेत्र में दिया जाता है। दादा साहब फाल्के पुरस्कार पाने वाली पहली महिला देविका रानी रोडिक थी। प्रथम संगीतकार मेहरुनिसा सुल्तानपुरी थे। फिल्म जगत का सर्वोच्च सम्मान ऑस्कर की शुरुआत 1929 ईस्वी में हुई थी। ऑस्कर पुरस्कार सम्मानित प्रथम भारतीय भानु अथैया फिल्म गांधी थे। फिल्म टाइटैनिक ने 1997 ईस्वी में 11 ऑस्कर पुरस्कार जीता था। टीवी धारावाहिक भारत एक खोज के निर्देशक श्याम बेनेगल ने टीवी धारावाहिक भारत एक खोज के निर्देशक श्याम बेनेगल ने की थी। भारत के प्रथम ऑस्कर पुरस्कार 1982 ईस्वी में विजेता फिल्म गांधी थे, जिसके निर्देशक रिचर्ड एटनबरो थे तथा गांधी की भूमिका किंग बेंसले ने निभाई थी। भारत में प्रथम ऑस्कर पुरस्कार 1982 ईस्वी में फिल्म विजेता गांधी थे, जिसके निर्देशक रिचर्ड एटनबरो थे तथा गांधी की भूमिका बेन किंग्सले ने निभाई थी। भारत में शिक्षा का विकास पढ़ेंगे। देश के प्रथम शिक्षा मंत्री मौलाना अब्दुल कलाम आजाद थे। भारत में प्रथम राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 ईस्वी में की गई थी। भारतीय शिक्षा का मैग्ना चार्ल्स वुड डिस्पैच को कहा जाता है, जिसे 1854 ईस्वी में भारत सरकार के समक्ष प्रस्तुत किया गया था। भारत में अंग्रेजी शिक्षा का सूत्रपात लॉर्ड मैकाले ने किया था। शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी बनाने वाले हेतु मैकाले का विवरण 1835 ईस्वी में जारी किया गया था। शिक्षा में सुधार के लिए अंग्रेजी सरकार ने हंटर आयोग की स्थापना 1982 ईस्वी में तथा सेंट्रल आयोग की स्थापना 1917 ईस्वी में किया गया था। मुक्त विश्वविद्यालय सर्वप्रथम इंग्लैंड में खोला गया था। देश का प्रथम मुक्त विश्वविद्यालय डॉक्टर B.R. अम्बेडकर मुक्त विश्वविद्यालय था। इंदिरा गांधी मुक्त विश्वविद्यालय इग्नू की स्थापना 1985 ईस्वी में हुई थी। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग UCG की स्थापना 1956 ईस्वी में हुआ था। राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं परिषद की स्थापना 1961 ईस्वी में हुआ था। राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की शुरुआत 1988 ईस्वी में हुआ था। राष्ट्रीय शिक्षा को 10+2+3 का सुझाव कोठारी आयोग ने दिया था। राष्ट्रीय शिक्षा को 10+2+3 का सुझाव कोठारी आयोग ने दिया था। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड नामक कार्यक्रम 1987 से 88 ईस्वी में लागू किया गया था। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड कार्यक्रम 1987 से 88 ईस्वी में लागू किया था। केंद्रीय अंग्रेजी और विदेशी भाषा संस्थान व इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस हैदराबाद में स्थित है। विश्व भारती विश्वविद्यालय की स्थापना रविन्द्रनाथ टैगोर ने 1921 ईस्वी में की थी। विश्व भारती विश्वविद्यालय की स्थापना रविन्द्रनाथ टैगोर ने 1921 ईस्वी में की थी। भारतीय विश्वविद्यालय आयोग का गठन 1902 ईस्वी में किया गया था। भारतीय विश्वविद्यालय का आयोग 1902 ईस्वी में किया गया था। आज़ादी के बाद शिक्षा में सुधार के लिए राधा कृष्णन आयोग का गठन 1948-49 में किया गया था।
आज़ादी के बाद शिक्षा में सुधार के लिए सरकार ने राधाकृष्णन आयोग का गठन 1948-49 में किया गया था। भारत में सर्वप्रथम IIT खड़गपुर की स्थापना 1951 ईस्वी में हुआ था। IIT खड़गपुर की स्थापना 1951 ईस्वी में हुआ था। इंजीनियरिंग कॉलेज रुड़की की स्थापना 1947 में हुआ था। इंजीनियरिंग कॉलेज रुड़की की स्थापना 1847 ईस्वी में हुआ था। फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना 1800 ईस्वी में लॉर्ड विलेजली कोलकाता में किए थे। फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना 1800 में लॉर्ड विलेजली ने कोलकाता में किए थे। जामिया मिलिया इस्लामिया विश्वविद्यालय 1920 ईस्वी मोहम्मद अली जौहर ने किया था। शिक्षा का मौलिक अधिकार अधिनियम 1 अप्रैल 2010 ईस्वी को लागू किया गया। शिक्षा का मौलिक अधिकार अधिनियम 1 अप्रैल 2010 ईस्वी को लागू किया गया था। राष्ट्रीय शिक्षा दिवस 11 दिसंबर को मनाया जाता है। राष्ट्रीय शिक्षा दिवस 11 दिसंबर को मनाया जाता है। अब हम पढ़ेंगे नोबेल पुरस्कार। नोबेल पुरस्कार स्वीडन के रसायनविद अल्फ्रेड बर्नार्ड नोबेल ने 1800 जिनका जन्म 1833 से 96 ईस्वी के बीच पुण्यतिथि पर उनकी स्मृति में दिया जाता है। अल्फ्रेड नोबेल ने 1867 ईस्वी में डायनामाइट की खोज की थी। नोबेल पुरस्कार के साथ 1901 ईस्वी में वितरक वर्ष 10 दिसंबर को स्टॉकहोम स्वीडन में ओस्लो नॉर्वे में दिया जाता है। नोबेल पुरस्कार 6 क्षेत्रों में भौतिक, रसायन, शरीर विज्ञान तथा चिकित्सा शांति के क्षेत्र में दिया जाता है। अर्थशास्त्र के लिए नोबेल पुरस्कार स्वीडन के स्वेरिजिक रिस्क बैंक द्वारा अपनी 300 वर्षगांठ को उपलक्ष्य में 1967 ईस्वी में आरंभ किया गया था। नोबेल पुरस्कार 6 क्षेत्रों में दिया जाता है: भौतिक, रासायनिक, शरीर विज्ञान, चिकित्सा तथा साहित्य, शांति एवं अर्थशास्त्र के लिए। अर्थशास्त्र में नोबेल की शुरुआत 1969 ईस्वी में पहली बार किया गया था। अमर्त्य सेन ने 1998 ईस्वी में अर्थशास्त्र कल्याण के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था। द रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंस भौतिक और रासायनिक विज्ञान के लिए नोबेल पुरस्कार प्रदान करती है। स्वीडिश एकेडमी ऑफ लिटरेचर साहित्य के लिए नोबेल पुरस्कार प्रदान करती है। बैंक ऑफ स्वीडन अर्थशास्त्र के लिए तथा नॉर्वे की संसद स्टोर्टिंग शांति के लिए नोबेल पुरस्कार प्रदान करती है। कारोलिंस्का चिरोलिकल इंस्टीट्यूट स्वीडन शारीरिक विज्ञान तथा चिकित्सा के लिए नोबेल पुरस्कार प्रदान करती है। भारत को पहला नोबेल साहित्य के क्षेत्र में 1938 में रविन्द्रनाथ टैगोर ने एशियाई में गीतांजलि के लिए दिया था। नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली भारतीय महिला मदर टेरेसा, जिसे 1989 ईस्वी में शांति का नोबेल मिला था। नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने का एकमात्र मुस्लिम प्रोफेसर अब्दुल कलाम थे। नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाला एकमात्र मुस्लिम प्रोफेसर अब्दुल कलाम थे। विज्ञान में नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाला प्रथम भारतीय CV रमन 1930 ईस्वी। विज्ञान में नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले भारतीय CV रमन। नोबेल पुरस्कार 2019 के तहत 9 मिलियन स्वीडिश करोड़ 711 करोड़ दी गई। द्वितीय विश्व युद्ध के समय 1940 से 1942 ईस्वी में नोबेल पुरस्कार नहीं दिया गया। नोबेल पाने वाली पहली महिला मैडम क्यूरी 1903 में रेडियो सक्रियता की खोज हेतु दिया गया था। नोबेल पुरस्कार से किसी एक क्षेत्र में 3 से अधिक व्यक्ति संयुक्त विजेता नहीं हो सकते। नोबेल पुरस्कार के किसी एक क्षेत्र में 3 से अधिक व्यक्ति संयुक्त विजेता नहीं हो सकते। अब तक केवल 2 व्यक्तियों को मरणोपरांत यह पुरस्कार दिया गया था। 1974 ईस्वी में नियम बना कि मरणोपरांत किसी को नोबेल पुरस्कार नहीं दिया गया। अब तक केवल 2 व्यक्तियों को मरणोपरांत पुरस्कार दिया गया है। 1974 से नोबेल पुरस्कार नहीं दिया जा रहा है। सबसे कम उम्र में नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाली पाकिस्तान के मलाला यूसुफजई हैं, जो 17 वर्ष की उम्र 2014 में शांति का नोबेल पुरस्कार मिला इनको। अब पढ़ेंगे नरेगा और मनरेगा योजना। नरेगा का पूर्ण रूप नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट है। राष्ट्रीय रोजगार गारंटी अधिनियम 25 अगस्त 2005 ईस्वी को संसद में पारित होने के बाद 7 सितंबर 2005 ईस्वी को अधिसूचित किया गया। नरेगा 2005 ईस्वी में आया था। इसका शुभांकर 2 फरवरी 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सीधा आंध्र प्रदेश के अनंतपुर जिले में बंदलावपल्ली गांव से हुआ था। इसका शुभारंभ 2006 ईस्वी में प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने आंध्र प्रदेश के बंदापल्ली गांव से किए।
2 अक्टूबर 2009 ईस्वी को नरेगा का नाम परिवर्तित करके मनरेगा कर दिया गया। महात्मा गांधी रोजगार गारंटी अधिनियम कर दिया गया 2000। तो मनरेगा 2009 ईस्वी में और नरेगा 2006 ईस्वी में आया। नरेगा के पहले संस्करण की अवधारणा एवं जीन ड्रेंज बेल्जियम ने किया था। इस योजना का उद्देश्य गरीबी रेखा से नीचे रह रहे लोगों को 100 दिनों का रोजगार प्रदान करा, जिसमें महिलाओं को 33% भागीदारी हुई। महिलाओं की 33% भागीदारी के साथ 100 दिनों की रोजगार प्रदान करना इसका उद्देश्य था। 15 दिन के अंदर रोजगार न मिलने पर रोजगार भत्ता देने का प्रावधान। 15 दिन के अंदर रोजगार नहीं मिले तो रोजगार भत्ता देने का प्रावधान था। इस योजना के अंतर्गत निवास स्थान से 5 किलोमीटर के दायरे में रोजगार देने का प्रावधान है। इसके अधिक दूर रहने पर 10% अतिरिक्त मजदूरी मिलेगी। इस योजना के तहत कार्य की अवधि 7 घंटे तथा सप्ताह 6 दिन ही काम करना शामिल है। इस योजना के तहत कार्य की अवधि 7 घंटे तथा सप्ताह में 6 दिन ही काम करना होता है। प्रथम चरण 2006 से 7 ईस्वी में इस योजना के अंतर्गत देश में 27 राज्यों के 200 जिले में, द्विचरण 2007 से 8 ईस्वी में देश के 130 जिलों में शामिल किए गए थे। तीसरा चरण 2008 ईस्वी से अब तक 1 अप्रैल 2008 से देश 274 जिलों में शामिल है। वर्तमान में देश के 641 जिलों में यह योजना 2008 से लागू है। 2008 में इस योजना के सभी ग्राम रोजगार योजना को विलय कर दिया गया। 2008 ईस्वी में योजना के तहत सभी ग्राम योजनाओं को विलय इसमें कर दिया गया। इसका योजना क्रियान्वयन ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा किया जाता है। इस योजना का क्रियान्वयन ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा किया जाता है। इस योजना के तहत केंद्र तथा राज्यों के मध्य 19:10 के अनुपात में वित्तीय सहयोग होता है। इस योजना के तहत केंद्र तथा राज्यों के मध्य 90:10 के अनुपात में वित्तीय सहयोग होता है। मतलब कि 90 रुपये केंद्र देगी और 10 रुपये राज्य सरकार वित्तीय देगी। मनरेगा के अंतर्गत मजदूरी एवं सामग्री पर राशि का व्यय 60:40 है। मनरेगा के अंतर्गत मजदूरी एवं सामग्री पर राशि व्यय 60-40 है। मजदूरी 60 रुपये और सामग्री व्यय 40 रुपया था। नरेगा का गठन मिहिर शाह कमेटी द्वारा हुआ था। मनरेगा का गठन मिहिर शाह कमेटी द्वारा हुआ था। वर्ष 2005 ईस्वी में विश्व बैंक ने मनरेगा को वैश्विक स्तर पर सबसे बड़ा रोजगार कार्यक्रम कहा। वर्ष 2015 ईस्वी में विश्व बैंक ने मनरेगा को वैश्विक स्तर पर सबसे बड़ा रोजगार कार्यक्रम 2015 ईस्वी में विश्व बैंक ने मनरेगा को वैश्विक स्तर पर रोजगार कार्यक्रम कहा। मनरेगा की कार्यात्मक इकाई ग्राम पंचायत तथा लाभ प्राप्तकर्ता परिवार है। मनरेगा की कार्यात्मक इकाई ग्राम पंचायत तथा प्राप्तकर्ता परिवार है। भारत में मुद्रा प्रणालियाँ पढ़ेंगे। भारतीय मौद्रिक व्यवस्था की इकाई रुपया है। आरबीआई की मौद्रिक नीति का नाम नीतिगत दस्तावेज रुपया नाम का सिक्का पहली बार शेरशाह सूरी ने 1542 ईस्वी में जारी किया गया था। रुपया नाम का सिक्का पहली बार शेरशाह सूरी ने 1542 ईस्वी में रुपया नामक सिक्का का प्रयोग किया था। भारत में सर्वप्रथम पत्र मुद्रा का चलन 1806 ईस्वी में, कागजी मुद्रा करेंसी का प्रचलन 1862 ईस्वी में हुआ था। भारत में दशमलव मुद्रा प्रणाली 1 अप्रैल 1957 ईस्वी में प्रारंभ हुआ था। मुद्रा का अवमूल्यन 3 बार किया गया था, 1949 ईस्वी में, 1966 ईस्वी में तथा 1991 में। मुद्रा का अवमूल्यन 3 बार किया जा चुका है, 1949, 1966 और 1991 ईस्वी में किया गया। भारत में सिक्कों की टकसाल समिति 1830 ईस्वी में हैदराबाद, मुंबई 1830 ईस्वी में, हैदराबाद 1903 ईस्वी में, कोलकाता 1950 ईस्वी में तथा नोएडा 1989 ईस्वी में किया गया। 10, 50, 100, 500 मूल्य के नोट करेंसी नोट प्रेस नासिक महाराष्ट्र छापती है। 10, 50, 100, 500 रुपये के नोट करेंसी नोट प्रेस नासिक महाराष्ट्र छापती है। देवदास मध्य प्रदेश स्थित बैंक नोट प्रेस 20, 50, 100, 500 मूल्य के नोट छापते 20, 50, 100, 500 मूल्य के नोट मध्य प्रदेश छापती है। बैंक ऑफ करेंसी नोट कागज तथा नॉन जुडिशियल स्टाम्प पेपर की छपाई प्रयोग वाले कागज उत्पादन सिक्योरिटी पेपर होशंगाबाद मध्य प्रदेश में होता है। 1 रुपये के नोट और उससे कम राशि की करेंसी वित्त मंत्रालय द्वारा, जबकि 1 रुपये से अधिक राशि नोट आरबीआई द्वारा जारी किया जाता है। 1 रुपये के नोट पर वित्त सचिव और 1 रुपये से अधिक के सभी नोटों पर भारतीय रिजर्व बैंक गवर्नर द्वारा हस्ताक्षर किया जाता है। नोट निर्गम की न्यूनतम कोष प्रणाली को 1956 ईस्वी में अपनाया गया था। ग्रेशम का नियम मुद्रा प्रचलन
ग्रेसम का नियम मुद्रा प्रचलन से संबंधित है। प्लास्टिक मनी क्रेडिट कार्ड कहलाता है। प्लास्टिक मनी क्रेडिट कार्ड कहलाता है। मुद्रास्फीति में वस्तुओं की कीमत बढ़ती है और मुद्रा का मूल्य गिरता है। मुद्रास्फीति में वस्तुओं का कीमत बढ़ती है तथा मुद्रा का मूल्य गिरता है। भारत में मुद्रास्फीति की माप थोक मूल्य सूचकांक WPI द्वारा किया जाता है, जिसका वर्तमान आधार 2011 से 12 है। मुद्रास्फीति की ऋणी लेनदार को लाभ होता है। मुद्रास्फीति में देनदार को हानि होता है। मुद्रास्फीति में देनदार को हानि होता है। मुद्रास्फीति में देनदार को हानि होता है। मुद्रास्फीति में ऋणी या लेनदार को लाभ होता है। मुद्रास्फीति में देनदार को हानि होता है। मुद्रास्फीति की माप थोक मूल्य सूचकांक के आधार पर किया जाता है। 11 देशों ने सर्वप्रथम 1 जनवरी 1999 ईस्वी को यूरो को संवैधानिक मुद्रा के रूप में अपनाया था। 11 देशों ने 1 जनवरी 1999 ईस्वी को यूरो मुद्रा को अपनाया था। वर्तमान में यूरो 19 देशों में मुद्रा चलता है। वर्तमान में यूरो मुद्रा 19 देशों में चलता है। भारत का सबसे अधिक विदेशी मुद्रा कच्चा तेल के आयात पर व्यय करता है। भारत में सबसे अधिक विदेशी मुद्रा कच्चा तेल के आयात पर व्यय करता है। भारत सबसे अधिक विदेशी मुद्रा पेट्रोलियम उत्पादन के निर्यात से प्राप्त है। भारत में सबसे अधिक विदेशी मुद्रा पेट्रोलियम उत्पाद के निर्यात से प्राप्त करता है। सर्वाधिक विदेशी मुद्रा कोष चीन के पास सर्वाधिक विदेशी मुद्रा कोष चीन के पास है। सबसे अधिक महंगी मुद्रा पाउंड स्टर्लिंग है। भारत ने वर्ष 1947 ईस्वी में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की सदस्यता प्राप्त की थी। 1947 ईस्वी में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF की सदस्यता प्राप्त की। 15 जुलाई 2010 इसको भारतीय मुद्रा को नया चिन्ह रुपया डिजाइन उदय कुमार ने किया था। 15 जुलाई 2010 इसको भारतीय मुद्रा को नया चिन्ह का डिजाइन डॉक्टर उदय कुमार ने किया। अब पढ़ेंगे कला और संस्कृति। भरतनाट्यम दक्षिण भारत तमिलनाडु का एक एकल शास्त्रीय नृत्य शैली है जिसे विशेष रूप से महिलाओं द्वारा किया जाता है। भारत शास्त्रीय संगीत के दक्षिण भारतीय शैली कर्नाटक संगीत कहलाती है। कर्नाटक संगीत का जनक पुरंदरदास है। कर्नाटक संगीत का जनक पुरंदरदास है। त्यागराज मुथुस्वामी तथा श्याम शास्त्री कर्नाटक संगीत के त्रिरत्न कहलाते हैं। भरतनाट्यम का प्रमुख घराना मैसूर, तंजौर, कांचीपुरम में पांडनलूर है। लीला सैमसन, मृणाली साराभाई, यामिनी कृष्णमूर्ति भरतनाट्यम के कलाकार है। कथकली केरल का प्रमुख शास्त्रीय नृत्य है। कथकली के गीतों की भाषा मलयालम है। कथकली के गीतों की भाषा मलयालम है। कथक उत्तर भारत का शास्त्रीय नृत्य है। कथक उत्तर भारत का शास्त्रीय नृत्य है। पंडित लक्ष्मण महाराज, पंडित बिरजू महाराज, सितारा देवी कथक के प्रमुख कलाकार हैं। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश शास्त्रीय नृत्य है। वल तोल नारायण मेनन, आनंद शिवरामन, कृष्ण शेट्टी कथकली कलाकार हैं। ओडिसी उड़ीसा का शास्त्रीय नृत्य ओडिशा का शास्त्रीय नृत्य है। सोनल, मानसी, केलुचरण, महापात्र, ढोना, गांगुली का संबंध ओडिसी नृत्य है। भारतीय सांस्कृतिक नृत्य में 9 रस होते हैं। मोहिनी अट्टम केरल का शास्त्रीय नृत्य है। यक्षगान कर्नाटक का प्रमुख लोक नृत्य है। यक्षगान कर्नाटक का प्रमुख लोक नृत्य है। मयूरभंज का छाओ युद्ध से संबंधित नृत्य है। यक्षगान में नृत्य और गाना का संगम होता है। यक्षगान में नृत्य और गान का संगम होता है। जात्रा पश्चिम बंगाल का लोक नृत्य है। जात्रा पश्चिम बंगाल का लोक नृत्य है। सबसे पुराना प्राचीन वाद्य यंत्र वीणा है। राग भैरवी प्रातः काल में गाया जाता है। राग मियां मल्हार तानसेन की रचना है। हरि प्रसाद चौरसिया एक बांसुरी वादक है। बिस्मिल्लाह खान शहनाई से संबंधित है। अजमत अली खान प्रसिद्ध सरोद वादक है। शिव कुमार शर्मा का संबंध संतूर से है। सितार का जनक अमीर खुसरो कहलाता है। पंडित भीमसेन जोशी गायन से संबंधित है। मुक्तेश्वर मंदिर ओडिशा, लिंगराज मंदिर भुवनेश्वर तथा खजुराहो मंदिर मध्य प्रदेश नागर शैली का उदाहरण है। नागर शैली का विकास गुप्त काल में तथा गंधार शैली का विकास कुषाण काल में हुआ था। नागर शैली का विकास गुप्त काल में तथा गंधार शैली का विकास कुषाण काल में हुआ था। कांची का कैलाश मंदिर, तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर, तमिलनाडु का मीनाक्षी मंदिर तथा तिरुपति का मंदिर द्रविड़ शैली का उदाहरण है। नागर द्रविड़ शैली का मिश्रित रूप वेसर शैली कहलाता है। भोलेश्वर हेलीबेड, वैष्णव मंदिर वृंदावन वेसर शैली का उदाहरण है।
मधुबनी चित्रकला बिहार से संबंधित, मधुबनी चित्रकला बिहार से संबंधित है। बनी ठनी किशनगढ़ शैली से संबंधित है, बनी ठनी किशनगढ़ शैली से संबंधित है। सरोद में 19 तार होते हैं, सरोद में 19 तार होते हैं। अब हम पढ़ेंगे विमुद्रीकरण। जब सरकार पुरानी मुद्रा को कानूनी तौर पर बंद कर देती है और नई मुद्रा लाने की घोषणा करती है, तब इसे विमुद्रीकरण कहते हैं। विमुद्रीकरण करने का मुख्य कारण काला धन, भ्रष्टाचार, नकली नोट और आतंकवाद गतिविधियों पर अंकुश लगाना होता है। भारत में अभी तक 3 बार विमुद्रीकरण 1946, 1978 और तथा 2016 ईस्वी में किया गया था। स्वतंत्र भारत में 2 बार 1978 और 2016 को विमुद्रीकरण किया गया। सर्वप्रथम 12 जनवरी 1946 ईस्वी को आरबीआई गवर्नर सीडी देशमुख ब्रिटिश शासन में 500, 1000 तथा 10,000 के नोट को बंद किया था, जिसे 1954 ईस्वी में पूर्व शुरू किया गया था। दूसरी बार 16 जनवरी 1978 ईस्वी को आरबीआई गवर्नर आई.जी. पटेल मोरारजी देसाई की पार्टी जनता पार्टी सरकार में 100, 5,000 तथा 10,000 के नोट बंद किए थे। वर्ष 1987 में पुनः 500 के नोट को प्रचलित किया, वर्ष 1987 पुनः 500 के नोट को प्रचलित किया तथा वर्ष 2000 में 1000 रुपये को पुनः प्रचलित किया। 3 बार 8 नवंबर 2016 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 500 तथा 1000 रुपये के नोट का विमुद्रीकरण किया तथा सरकार ने इसके बदले 500 तथा 2000 के नए नोट जारी किए। 8 नवंबर 2016 ईस्वी को विमुद्रीकरण के समय आरबीआई के गवर्नर उर्जित पटेल थे। 8 नवंबर 2016 के समय विमुद्रीकरण के समय गवर्नर उर्जित पटेल थे। 30 जून 2011 को 1 पैसा, 2 पैसा, 5 पैसा, 10 पैसा, 20 पैसा, 25 पैसे के सिक्के बंद किए गए थे। 30 जून 2011 को 1 पैसा, 2 पैसा, 5 पैसा, 10 पैसा, 20 पैसा और 25 पैसा बंद कर दिए गए थे। विमुद्रीकरण देश की अर्थव्यवस्था को प्रकाशित कर देगा, यह आदर्श वाक्य नरेंद्र मोदी का है। विमुद्रीकरण देश की अर्थव्यवस्था को प्रकाशित कर देगा, यह आदर्श वाक्य नरेंद्र मोदी का है। 2000 रुपये की नोट भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रण प्राइवेट लिमिटेड मैसूर कर्नाटक में छपता है। 2000 रुपये के नोट भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रण प्राइवेट लिमिटेड मैसूर कर्नाटक में छापती है। 1944 में रिजर्व बैंक ने नोटों में पहली बार सुरक्षा धागा वाटर मार्क का प्रयोग किया था। 1944 ईस्वी में रिजर्व बैंक ने पहली बार सुरक्षा धागा वाटर मार्क का प्रयोग किया था। वर्ष 1949 ईस्वी में स्वतंत्र भारत का पहला नोट 1 रुपये का नोट मुद्रा में छापा था। स्वतंत्र भारत का पहला नोट 1 रुपये का मुद्रा में नोट छपा था 1949 ईस्वी में। 10,000 रुपये की नोट सर्वप्रथम 1938 ईस्वी में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा प्रचलित किया गया था। 2000 रुपये का पहला नोट 2016 ईस्वी में जारी किया गया था। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934 के तहत आरबीआई सिर्फ 10,000 रुपये तक के नोट तथा 1000 रुपये तक के सिक्के जारी कर सकता है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934 के तहत आरबीआई सिर्फ 10,000 रुपये तक के नोट तथा 1000 रुपये मूल्य वर्ग के सिक्के जारी कर सकता है। विमुद्रीकरण पर प्रस्ताव स्वीकार करने वाला देश पहला राज्य छत्तीसगढ़ था। विमुद्रीकरण पर प्रस्ताव स्वीकार करने वाला देश का पहला राज्य छत्तीसगढ़ है। हम याद करेंगे संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ। संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 ईस्वी को हुई थी, जिसका मुख्यालय विश्व शांति एवं सुरक्षा बनाए रखना, जिसका मुख्य उद्देश्य विश्व शांति और सुरक्षा बनाए रखना। इनका मुख्यालय न्यूयॉर्क के मैनहट्टन द्वीप पर 17 एकड़ जमीन 39वां मंजिल इमारत में है। इसके लिए भूमि जॉन रॉकफेलर ने दान में दी थी। जॉन डी रॉकफेलर ने जमीन दान में दी थी। अब 17 एकड़ जमीन में बना हुआ है। संयुक्त राष्ट्र नामक अमेरिकी राष्ट्रपति फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट ने दिया था। यूएनओ दिवस 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। यूएनओ के वर्तमान सदस्य देशों की संख्या 193 है। यूएनओ के वर्तमान सदस्य देशों की संख्या 193 है। 113वां देश दक्षिण सूडान है। भारत यूएनओ का सदस्य 1945 ईस्वी से। भारत यूएनओ का सदस्य देश 1945 से है। यूएनओ के संविधान चार्टर है। इसमें कुल 111 अनुच्छेद और 19 अध्याय हैं। यूएनओ की अधिकृत 6 भाषाएं अंग्रेजी, फ्रेंच, चीन, अरबी, रूसी तथा स्पेनिश है।
यूएनओ की अधिकृत 6 भाषाएं अंग्रेजी, फ्रेंच, चीनी, अरबी, रूसी तथा स्पेनिश है। अंग्रेजी और फ्रेंच कार्यकारी भाषा है। अंग्रेजी और फ्रेंच कार्यकारी भाषा है। यूएनओ के कार्यपालक को सुरक्षा परिषद तथा व्यवस्थापिका को महासभा कहते हैं। सुरक्षा परिषद में कुल 15 सदस्य होते हैं, जिसमें 5 स्थायी और 10 अस्थायी होते हैं। सुरक्षा परिषद में कुल 15 सदस्य होते हैं, जिसमें 5 स्थायी और 10 अस्थायी होता है। अस्थायी सदस्यों का कार्यकाल 2 वर्ष का होता है। सुरक्षा परिषद में 5 सदस्य देश का अमेरिका, ब्रिटेन, चीन, फ्रांस और रूस है। 5 स्थायी सदस्य अमेरिका, ब्रिटेन, चीन, फ्रांस, रूस है। सुरक्षा परिषद दुनिया का पुलिसमैन कहलाता है। सुरक्षा परिषद दुनिया का पुलिसमैन कहलाता है। सर्वप्रथम वीटो का प्रयोग अमेरिका ने मार्च 1971 ईस्वी में रोडेशिया के प्रश्न पर किया था। सर्वप्रथम वीटो का प्रयोग अमेरिका ने मार्च 1971 में से रोडेशिया के प्रश्न पर किया था। वीटो स्थायी सदस्यों को प्राप्त एक निषेधात्मक शक्ति है, जिसका सर्वाधिक बार प्रयोग करने वाला देश रूस है। वीटो का अस्थायी सदस्यों को प्राप्त एक निषेधात्मक शक्ति है, जिसका सर्वाधिक बार प्रयोग करने वाला देश रूस है। संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रमुख अंग 6 हैं। यूएनओ की प्रथम बैठक 6 जनवरी 1946 को लंदन तथा महासभा की पहली बैठक अक्टूबर 1952 ईस्वी में हुई थी। यूएनओ का प्रथम महासचिव यूएनओ का प्रधान महासचिव होता है। यूएनओ का प्रधान महासचिव होता है। यूएनओ के प्रधान महासचिव ट्रिगवेली नॉर्वे। यूएनओ का प्रथम महासचिव ट्रिगवेली नॉर्वे के हैं। प्रथम एशियाई महासचिव यू थॉट वर्मा के थे। प्रथम एशियाई सचिव यू थॉट वर्मा के थे। संयुक्त राष्ट्र के वर्तमान 9वां महासचिव एंटोनियो गुटेरेस पुर्तगाल से। संयुक्त राष्ट्र संघ वर्तमान 9वां महासचिव एंटोनियो गुटेरेस पुर्तगाल के हैं। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की स्थापना 3 अप्रैल 1946 को हेग, नीदरलैंड में हुआ। इस अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की स्थापना 3 अप्रैल 1946 को नीदरलैंड के हेग में हुआ। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या 15 है, जिसका कार्यकाल 9 वर्ष का होता है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या 15, जिसका कार्यकाल 9 वर्षों का होता है। संयुक्त राष्ट्र की प्रथम महिला अध्यक्ष श्रीमती विजयालक्ष्मी पंडित 1993 थी। और यूएनओ में सर्वप्रथम हिंदी में भाषण देने वाले प्रथम व्यक्ति अटल बिहारी वाजपेयी थे। यूएनओ दिवस पर साधारण भाषा में अपना कार्यक्रम संतुष्टि प्रस्तुत करने वाला प्रथम भारतीय एम.एस. सुब्बालक्ष्मी 1966 थे। भारत में पढ़ेंगे परमाणु कार्यक्रम। भारत में परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना 10 अगस्त 1948 ईस्वी को हुई थी, जिसके प्रथम मंत्री डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा थे। भारत में परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम का पिता डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा को कहा जाता है। भारत मिसाइल कार्यक्रम के जनक डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को कहा जाता है। परमाणु ऊर्जा विभाग की स्थापना 1954 ईस्वी में हुई थी। भारतीय नाभिकीय ऊर्जा निगम की स्थापना 1987 ईस्वी में हुई थी। विश्व का पहला परमाणु बिजली घर रूस में स्थापित किया गया था। विश्व का पहला परमाणु बिजली घर रूस में स्थापित किया गया था। देश का पहला परमाणु रिएक्टर अप्सरा है 4 अगस्त 1956 ईस्वी को हुआ था। भारत में पहला परमाणु विस्फोटक 18 मई 1974 ईस्वी को राजस्थान में पोखरण में किया गया था। भारत में पहला परमाणु विस्फोटक 18 मई 1974 ईस्वी को राजस्थान के पोखरण में किया गया था। 24 वर्ष बाद 1998 ईस्वी को 19 मई को 3 व 13 मई को 2 भूमिगत परमाणु परीक्षण किया गया था। प्रथम भारतीय उपग्रह आर्यभट्ट 19 अप्रैल 1975 को सोवियत संघ रूस के द्वारा कोसमोड्रोम में प्रक्षेपित किया गया था। स्वदेशी निर्मित प्रथम उपग्रह इनसेट 2.1 को जुलाई 1992 को अंतरिक्ष पर स्थापित किया गया था। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र की स्थापना 3 जनवरी 1954 को ट्राम्बे मुंबई में हुआ था। इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र की स्थापना 1971 ईस्वी में कलपक्कम चेन्नई में हुआ था। साधारण जल में विद्युत अपघटन से प्राप्त भारी ऊर्जा ड्यूटेरियम ऑक्साइड है। भारतीय जल संयंत्र की स्थापना भारत में पहली बार नांगल पंजाब में 1962 ईस्वी में हुआ था। केंद्रीय जल विद्युत संशोधन केंद्र की स्थापना खड़गवासला पुणे महाराष्ट्र में हुआ था। भारत में प्रथम जल विद्युत केंद्र की स्थापना दार्जिलिंग में 1997 ईस्वी में हुआ 1897 ईस्वी में हुआ था। भारत में प्रथम जल विद्युत केंद्र की स्थापना 1897 ईस्वी में दार्जिलिंग में हुआ था। भारत और भूटान की संयुक्त जल विद्युत परियोजना वांगचू नदी पर स्थित है। चोखा भारत और भूटान की संयुक्त जल विद्युत परियोजना चोखा वांगचू नदी पर स्थित है। भारत का प्रथम आणविक केंद्र तारापुर है। भारत का प्रथम आणविक केंद्र तारापुर है। परमाणु तारा घर विद्युत निर्माण 1972 ईस्वी में पुणे महाराष्ट्र में अवस्थित है।
राजस्थान परमाणु विद्युत घर निर्माण 1972 स्थित रावत भाटा राजस्थान में अवस्थित है। नरौरा परमाणु बिजली घर विद्युत निर्माण 1991 बुलंदशहर उत्तर प्रदेश में स्थित है। काकरपारा परमाणु विद्युत घर 1939 ईस्वी में सूरत गुजरात में है। रमन अनुसंधान केंद्र बंगलोर कर्नाटक में। रमन अनुसंधान केंद्र बंगलोर कर्नाटक में है। भारत की पंचवर्षीय योजना पढ़ेंगे। भारत में पंचवर्षीय योजना रूस में प्रस्तुत किया गया था। योजनाओं को अंतिम स्वीकृति अनुमोदन राष्ट्रीय विकास परिषद ने प्रदान किया था। पहली योजना 1951 से 56 ईस्वी में हेराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी। पहली पंचवर्षीय योजना 1951 से 56 ईस्वी में हेराल्ड डोमर पर आधारित थी। पहली योजना 1951 से 56 हेराल्ड डोमर, इसमें प्रधानता कृषि को दिया गया था। दूसरी पंचवर्षीय योजना पीसी महालनोबिस के मॉडल पर आधारित भारी एवं आधारभूत उद्योग। दूसरी पंचवर्षीय योजना 1956 से 61 ईस्वी में भारी एवं आधारभूत उद्योग पीसी महालनोबिस। दूसरी पंचवर्षीय योजना 1956-61 के दौरान भारत में राउरकेला, भिलाई, दुर्गापुर तथा इस्पात कारखाना की स्थापना 1956-61 में राउरकेला, भिलाई, दुर्गापुर इस्पात कारखाना की स्थापना हुआ था। तीसरी योजना सैंडी, चक्रवाती और महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी, जिससे आत्मनिर्भरता पर तीसरी पंचवर्षीय योजना आत्मनिर्भरता को बल दिया गया था। बोकारो स्टील प्लांट की स्थापना तीसरी पंचवर्षीय योजना के कार्यकाल में हुआ था 1961 से 66 ईस्वी में। सर्वाधिक सफल योजना तीसरी योजना को माना जाता है 1961 से 66। इसका मुख्य कारण भारत चीन युद्ध 1962 और भारत पाक युद्ध 1965 तथा भयंकर सूखा था। वार्षिक योजना अवकाश 1966 से 69 ईस्वी के दौरान हरित क्रांति प्रारंभ हुई थी। चतुर्थ योजना 1969 से 74 इसको गौडगिल योजना सुरक्षा बल भी कहा जाता है। पांच वर्षीय योजना 1974 से 88 का मॉडल डीपी धर ने तैयार किया, जो एक वर्ष पहले 1978 में समाप्त किया गया था। पांचवी योजना में गरीबी हटाओ तथा काम के बदले अनाज योजना चलाई गई थी। पांचवी योजना में गरीबी हटाओ तथा काम के बदले अनाज योजना चलाई गई थी। अनवरत योजना, जिसे रोलिंग प्लान भी कहा जाता है, डॉक्टर गुन्नार मॉडल प्रणेता डॉक्टर प्रो फेस्ट ने किए थे। IRDP, NREP, TRYACM, DWACRA, RLAGP जैसे कार्यक्रम छठी योजना में चलाई गई थी। सातवीं योजना का अवधि 1985 से 90 थी। सातवीं योजना की अवधि 1985 से 90 थी। जवाहर रोजगार योजना 28 अप्रैल 1989 ईस्वी को। इंदिरा गांधी आवास योजना 1985 से 86 ईस्वी में का प्रारंभ सातवीं योजना कार्यकाल में हुआ था। इंदिरा आवास योजना का प्रारंभ सातवीं योजना काल में हुआ था। आठवीं योजना 1992 से 97 योजना का मुख्य उद्देश्य मानव संसाधन विकास था। प्रधानमंत्री रोजगार योजना 15 अगस्त 1993 ईस्वी को प्रारंभ आठवीं योजना का हुआ। नौवां योजना का उद्देश्य सामाजिक न्याय तथा समानता के साथ आर्थिक विकास था। 10वीं योजना की अवधि 2002 से 2007 थी। 10वीं योजना अब तक सबसे सफल योजना है। 10वीं योजना अब तक सबसे सफल योजना है। 11वीं योजना की अवधि 2007 से 2012 थी। 11वीं योजना की अवधि 2007 से 2012 थी। 12वीं योजना की अवधि 2012 से 2017 थी। 12वीं योजना की अवधि 2012 से 2017 थी। 12वीं योजना का मुख्य उद्देश्य तीव्र संपोषीय तथा अधिक समावेशी विकास था। 12वीं योजना का मुख्य उद्देश्य तीव्र संपोषी तथा अधिक समावेशी विकास था। पढ़ेंगे जम्मू कश्मीर राज्य। केंद्र शासित मध्य प्रदेश जम्मू कश्मीर के गठन 21 अक्टूबर 2019। जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर का गठन 2019 ईस्वी में हुआ। ग्रीष्मकालीन राजधानी श्रीनगर, शीतकालीन राजधानी जम्मू कश्मीर, जनसंख्या 99.4, राजकीय भाषा उर्दू, डोगरी, कश्मीरी हिंदी, अंग्रेजी है। उच्च न्यायालय जम्मू कश्मीर में है। सीमाएं जिला जम्मू कश्मीर में 22 जिला है। जम्मू कश्मीर में 22। विधानसभा सदस्यों की संख्या 114 है। विधानसभा जम्मू कश्मीर विधानसभा के सदस्यों की संख्या 114 है। विधानसभा का कार्यकाल 5 वर्ष। विधानसभा का कार्यकाल 5। लोकसभा के सदस्यों की संख्या 5 है और राज्यसभा सदस्यों की संख्या 4 है। सबसे बड़ा जिला किश्तवाड़ है। प्रथम उपराज्यपाल गिरीश चंद्र मुर्मू। जम्मू कश्मीर का प्रथम उपराज्यपाल गिरीश चंद्र मुर्मू। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर की सीमा 2 राज्यों पंजाब तथा हिमाचल तथा केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख से लगती है। केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख की सीमा एक राज्य हिमाचल तथा केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर से लगती है।
केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर एकमात्र देश पाकिस्तान से अपनी राष्ट्रीय सीमाएं साझा करता है। 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू कश्मीर विधिवत रूप से केंद्र शासित प्रदेश बन गया। राज्य के रूप में जम्मू कश्मीर की स्थापना 29 अक्टूबर 1947 ईस्वी को हुई थी। 17 अक्टूबर 1949 को जम्मू कश्मीर राज्य में के अनुच्छेद 370 लागू हुआ था। संविधान के भाग 21 में वर्णित अनुच्छेद 370 का जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा दिया गया था। वर्तमान में विशेष राज्यों को प्राप्त जिलों की विशेष दर्जा प्राप्त राज्य 10 हैं। 5 अगस्त 2019 ईस्वी को जम्मू कश्मीर का विशेष राज्य दर्जा समाप्त हुआ। जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 का खंड नहीं हटाया गया। जम्मू कश्मीर में धारा 35A को 14 मई 1954 को लागू किया गया था। जम्मू कश्मीर का संविधान 26 जनवरी 1957 को लागू किया। जम्मू कश्मीर का संविधान 26 जनवरी 1957 ईस्वी को लागू किया गया था। अब पढ़ेंगे दादरा नगर और हवेली, दमन और दीव। केंद्र शासित प्रदेश दादरा नगर हवेली और दमन दीव स्थापना 2020 ईस्वी में। दादर नगर और हवेली की स्थापना 2020 ईस्वी में हुई थी। राजधानी दमन है। क्षेत्रफल 603 वर्ग किलोमीटर। जिला की संख्या 3। दादर नगर हवेली दमन दीव में जिलों की संख्या 3 है। लोकसभा की सीट 2 है। इसमें राज्यसभा की सीट 1 भी नहीं है। उच्च न्यायालय बॉम्बे उच्च न्यायालय के अधीन आते हैं। प्रथम प्रशासक प्रफुल्ल खोड़ा पटेल। प्रमुख भाषाएं कोंकणी, गुजराती, हिंदी। दादर नगर हवेली और दमन दीव में प्रमुख भाषा गुजराती और हिंदी है। द्वीप मुंबई के समीप अरब सागर में एक द्वीप है, जहां दमन गुजरात राज्य के वलसाड जिला के नजदीक स्थित है। नगर हवेली गुजरात एवं महाराष्ट्र के बीच स्थित है। नगर हवेली गुजरात एवं महाराष्ट्र के बीच है। दादरा चारों तरफ से गुजरात से घिरा है। दादरा चारों तरफ से गुजरात से घिरा है। नगर हवेली 1 किलोमीटर उत्तर पश्चिम में है। नगर हवेली 1 किलोमीटर उत्तर पश्चिम में है। दादरा और नगर हवेली दमन और दीव के बीच 35 किलोमीटर है। दादरा और नगर हवेली एवं दमन और दीव के बीच की दूरी 35 किलोमीटर है। दमन एवं दीव के बीच खंबात खाड़ी एवं अरब सागर। दमन एवं दीव के बीच खंबात की खाड़ी एवं अरब सागर स्थित है। 1779 ईस्वी में 1954 तक दादरा और नगर हवेली पुर्तगालियों के अधीन रहा। 1954 ईस्वी में मुक्त होने के बाद 11 अगस्त 1961 ईस्वी को भारत का केंद्र शासित प्रदेश बना। 1961 में पुर्तगालियों से मुक्त होने के बाद 1987 में दमन और दीव गोवा का हिस्सा बने। 30 मई 1987 ईस्वी को 25वें राज्य के रूप में गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। 25वें राज्य के रूप में गोवा को 1987 से पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। 97वें संविधान संशोधन द्वारा गोवा से अलग होकर दमन दीव केंद्र शासित प्रदेश बना। दादर और नागर हवेली दमन और दीव का विलय। 2 केंद्र शासित प्रदेश दादर और नागर हवेली दमन और दीव का विलय हेतु दादरा और नागर हवेली दमन दीव केंद्र शासित प्रदेश का विलय विधेयक मंजूरी 2019 में गृह मंत्री जी किशन रेड्डी द्वारा संसद में पेश किया गया था। यह विधेयक 27 नवंबर 2019 ईस्वी को लोकसभा में तथा 3 दिसंबर 2019 ईस्वी को राज्यसभा में पारित हुआ। 9 दिसंबर 2019 ईस्वी को राष्ट्रपति के स्वीकृति के बाद 26 जनवरी 2020 को दादरा नगर और हवेली द्वीप का विलय हो गया। केंद्र शासित प्रदेश के रूप में प्रभावी हो गया। विलय का मुख्य उद्देश्य न्यूनतम सरकार अधिकतम शासन है। विलय का मुख्य उद्देश्य न्यूनतम सरकार और अधिकतम शासन है। अब पढ़ेंगे जम्मू कश्मीर और लद्दाख रूटे। 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू कश्मीर राज्य पुनर्गठन अधिनियम 2019 के तहत केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर तथा लद्दाख के रूप में हो गया। वर्तमान में केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर ग्रीष्मकालीन राजधानी श्रीनगर तथा शीतकालीन राजधानी जम्मू कश्मीर है। केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख की राजधानी लेह है। लद्दाख की राजधानी लेह है। जम्मू कश्मीर विधानसभा के साथ केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया। जम्मू कश्मीर को विधानसभा के साथ केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया। जम्मू कश्मीर विधानसभा का कार्यकाल 5 वर्ष 6 वर्ष का था। जम्मू कश्मीर विधानसभा का कार्यकाल 5 वर्ष, पहले 6 वर्ष का था। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर
विधानसभा की कुल सीटें 114 सीट होगी, जिसमें 24 सीटें पाक अधिकृत कश्मीर में रिक्त रहेगी और 90 सीटें पर चुनाव होगा। लद्दाख में विधानसभा नहीं होगी, एक उपराज्यपाल होगा जो शासन चलाएगा। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के पहले उपराज्यपाल गिरीश चंद्र मुर्मू तथा लद्दाख के पहले उपराज्यपाल राधा कृष्ण माथुर हैं। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के लिए लोकसभा की सीटें 5 सीटें तथा राज्यसभा की 4 सीटें निर्धारित की गई हैं। केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के लिए लोकसभा का 1 सीट निर्धारित किया गया। केंद्र शासित प्रदेश के लिए लोकसभा के लिए 1 सीट का निर्धारित किया गया, जबकि राज्यसभा के लिए जम्मू कश्मीर 4 सीट की निर्धारित किया गया। वर्तमान में जम्मू कश्मीर में कुल 22 तथा लद्दाख में 2 जिले हैं। लद्दाख के 2 जिले लेह और कारगिल, लद्दाख में 2 जिले लेह और कारगिल हैं। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर का सबसे बड़ा जिला किश्तवाड़ है। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर का सबसे बड़ा जिला किश्तवाड़ है। जम्मू कश्मीर और लद्दाख के केंद्र शासित प्रदेश बनने के बाद सरकार ने 2 नवंबर 2019 ईस्वी को नया मानचित्र जारी किया। नया मानचित्र के पाक अधिकृत कश्मीर पीओके को लद्दाख में तथा पीओके को 2 जिले मीरपुर और मुजफ्फराबाद को जम्मू कश्मीर शामिल किया गया है। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर की सीमा 2 राज्यों पंजाब एवं हिमाचल तथा 1 केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख से मिलती है। केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख की सीमा 1 राज्य हिमाचल तथा 1 केंद्र शासित राज्य जम्मू कश्मीर से लगती है। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर एकमात्र पाकिस्तान से अपनी राष्ट्रीय सीमा साझा करता है। केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख तीनों देशों अफगानिस्तान, चीन के साथ अपनी अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करती है। वर्तमान में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख है। वर्तमान में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख है। वित्त आयोग। संविधान का अनुच्छेद 280 में वित्त आयोग का गठन का प्रावधान किया गया। वित्त आयोग का गठन भारत का राष्ट्रपति 5 वर्ष के लिए करता है तथा आवश्यकता अनुसार 5 साल पहले भी कर सकता है। वित्त आयोग एक संवैधानिक सलाहकारी निकाय है, जिसको मानने के लिए सरकार बाध्य नहीं है। वित्त आयोग में राष्ट्रपति द्वारा 1 अध्यक्ष 4 अन्य अध्यक्ष नियुक्त किया जाता है। वित्त आयोग का अध्यक्ष वही व्यक्ति होगा जिसे सार्वजनिक मामलों में पर्याप्त अनुभव होगा। सदस्यों के लिए कहा गया है कि ऐसे व्यक्ति जो सदस्य बनाया जाएगा वो सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश बनने की योग्यता रखता हो तथा वित्त मामलों में अच्छा विशेषज्ञ हो। वित्त आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की योग्यता क्या होगी, इसका निर्धारण करने के लिए अधिकार संसद को प्राप्त है। वित्त आयोग का मुख्य कार्य केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच करों का वितरण में हिस्सेदारी तय करना है। वित्त आयोग केंद्र सरकार तथा राज्य सरकार के बीच कर वितरण का लेखा जोखा भी रखता है, जो प्रतिवर्ष राष्ट्रपति को सौंपता है और राष्ट्रपति दोनों सदनों में समान प्रस्तुत करते हैं। केंद्र और राज्यों के मध्य वित्त विवादों के निपटारा हेतु वित्त आयोग बनाया गया है। प्रथम वित्त आयोग का गठन 1951 ईस्वी में हुआ था। प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष केसी नियोगी थे 1952 से 57। वर्तमान में 15वां वित्त आयोग कार्यरत है। 15वें वित्त आयोग एन.के. सिंह है। 15वां वित्त आयोग एन.के. सिंह है। 14वें वित्त आयोग 2015 से 2010 के अध्यक्ष वाई.वी. रेड्डी थे। 14वें वित्त आयोग 2015 से 2020 वाई.वी. रेड्डी थे। 15वें वित्त आयोग एन.के. सिंह है। 22 नवंबर 2017 ईस्वी को 15वें वित्त आयोग के गठन की मंजूरी मिली। इसके बाद एन.के. सिंह का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। आर्थिक मामले के रूप में पूर्व सचिव शक्तिकांत दास, मुख्य आर्थिक सलाहकार अशोक लाहिड़ी, नीति आयोग के सदस्य रमेश चंद्र तथा जॉर्ज टाउन यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर अनूप सिंह 15वें वित्त आयोग के सदस्य बनाया गया। 15वें वित्त आयोग की सिफारिश 1 अप्रैल 2000 को शुरू किया गया था तथा 5 साल के लिए 2025 तक अवधि तक के लिए होगा। राज्य वित्त आयोग का गठन अनुच्छेद 243 के तहत किया गया था। राज्य वित्त आयोग गठन का अनुच्छेद 243 के तहत किया गया था। नीति आयोग। नीति आयोग भारत सरकार द्वारा 1 जनवरी 2015 ईस्वी को गठित एक राष्ट्रीय संस्था है, जिसे योजना आयोग पर बनाया गया है। नीति आयोग एक गैर संवैधानिक निकाय है। नीति आयोग एक गैर संवैधानिक निकाय है। नीति आयोग का पूर्ण रूप राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान है। नीति आयोग का पूर्ण रूप नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया है। नीति आयोग का मुख्यालय दिल्ली में है। नीति आयोग भारत सरकार का थिंक टैंक है। नीति आयोग भारत सरकार का थिंक टैंक है। नीति आयोग योजना आयोग की तरह कोई वित्तीय आवंटन नहीं करती है। नीति आयोग का प्राथमिक कार्य सामाजिक एवं आर्थिक मुद्दों पर सरकार की सलाह देना ताकि सरकार ऐसी योजनाओं का निर्माण कर जो लोगों के हित में हो।
आयोग के लिए 13 सूत्री उद्देश्य रखे गए। नीति आयोग की संरचना के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सीईओ, पूर्णकालिक सदस्य, पदेन सदस्य, शासी परिषद तथा विशेष निमंत्रण सदस्य शामिल हैं। पूर्णकालिक सदस्यों की संख्या 5 होती है। नीति आयोग में पूर्णकालिक सदस्यों की संख्या 5 होती है। नीति आयोग में पूर्णकालिक सदस्यों की संख्या 5 होती है जिन्हें राज्य मंत्री के बराबर दर्जा प्राप्त होता है। पदेन सदस्य का अधिकतम संख्या 4 होती है। पदेन सदस्य की अधिकतम संख्या 4 जो प्रधानमंत्री द्वारा नामित होता है। पदेन सदस्य की अधिकतम संख्या 4 होती है जो प्रधानमंत्री द्वारा नामित होता है। शासी परिषद में भारत के सभी मुख्यमंत्री और केंद्र शासित प्रदेश के राज्यपाल प्रशासन शामिल होते हैं। विशेष आमंत्रण सदस्य में विभिन्न क्षेत्रों में विशेष शामिल है जिन्हें प्रधानमंत्री द्वारा नामित किया जाता है। नीति आयोग का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। नीति आयोग का अध्यक्ष प्रधानमंत्री। नीति आयोग के वर्तमान अध्यक्ष नरेंद्र मोदी है। नीति आयोग के उपाध्यक्ष की नियुक्ति प्रधानमंत्री करते हैं। उपाध्यक्ष को कैबिनेट मंत्री का दर्जा प्राप्त है। सीईओ भारत सरकार के सचिव स्तर के अधिकारी होता है जिसे सुनिश्चित कार्यकाल के लिए प्रधानमंत्री द्वारा नियुक्त किया जाता है। नीति आयोग का प्रथम अध्यक्ष नरेंद्र मोदी। नीति आयोग का प्रथम अध्यक्ष नरेंद्र मोदी। नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष अरविंद पनगड़िया तथा प्रथम सीईओ सिंधु खुल्लर हैं। नीति आयोग में क्रियान्वयन तथा दायित्व केंद्र सरकार और राज्य सरकार पर होती है। योजनाओं का अंतिम स्वीकृति अनुमोदन राष्ट्रीय विकास परिषद द्वारा करता है। योजनाओं की अंतिम स्वीकृति अनुमोदन राष्ट्रीय विकास परिषद NDC करते हैं। अब हम पढ़ेंगे गुड्स एंड सर्विस टैक्स GST। विश्व में GST सर्वप्रथम भारत में 1954 ईस्वी में लागू किया गया था। भारत में GST 1 जुलाई 2017 ईस्वी को 1 जुलाई को लागू किया गया था। कनाडा देश के मॉडल पर आधारित है GST। कनाडा देश के मॉडल GST का मतलब गुड्स एंड सर्विस टैक्स, वस्तु एवं सेवा कर है। GST के लिए 122वां संविधान संशोधन बिल 2016 में संसद में लाया गया था। GST के लिए 122वां संशोधन बिल 2016 ईस्वी में संसद में लाया गया था। GST विधेयक के पक्ष में 336 वोट तथा विपक्ष में कुल 11 वोट पड़े थे। लोकसभा द्वारा GST बिल 3 अगस्त 2016 ईस्वी तथा राज्यसभा द्वारा GST बिल 8 अगस्त 2016 ईस्वी को पास किया गया था। GST बिल राष्ट्रपति की मंजूरी 8 सितंबर 2016 ईस्वी को कर दिया गया था। 111वां संविधान संशोधन 2016 द्वारा भारत में GST लागू किया गया था। 111वां संविधान संशोधन 2016 द्वारा भारत में GST लागू किया गया था। GST बिल के लिए 122वां संशोधन भारत में लाया गया था 2016 में, जबकि 111वां संविधान संशोधन अधिनियम के तहत 2016 में लागू किया गया था। GST अप्रत्यक्ष तथा गंतव्य आधारित कर है। भारत में GST लागू करने का सुझाव विजय केलकर समिति ने दिया था। भारत में GST लागू करने का सुझाव विजय केलकर समिति ने दिया था। सर्वप्रथम GST बिल का प्रारूप प्राप्त करने के लिए अध्यक्ष असीम दास गुप्ता थे। सर्वप्रथम GST बिल का प्रारूप तैयार करने के लिए समिति असीम दास गुप्ता थे। GST का ब्रांड एम्बेसडर अमिताभ बच्चन है। GST का ब्रांड एम्बेसडर अमिताभ बच्चन है। GST बिल सर्वप्रथम पारित करने वाला भारतीय राज्य असम है 2016 ईस्वी में। GST बिल पारित करने वाला प्रथम भारतीय राज्य 12 अगस्त 2016 ईस्वी को असम है। GST के अंतर्गत 17 अप्रत्यक्ष कर तथा 23 अधिभार शामिल है। GST के अंतर्गत 17 अप्रत्यक्ष तथा 23 अधिभार शेष को शामिल किया गया है। GST की संख्या 15 डिजिट होती है। GST की कुल संख्या 15 डिजिट होती है। GST के अंतर्गत निर्धारित की गई 4 प्रकार होते हैं: 5%, 12%, 18%, 28%। GST परिषद के अध्यक्ष वित्त मंत्री की स्थापना 12 सितंबर 2016 ईस्वी की गई थी। संविधान का अनुच्छेद 279 ईस्वी के तहत GST परिषद का गठन किया गया था। GST परिषद का मुख्यालय दिल्ली में, सम्मिलित सदस्यों की कुल संख्या 33 है। GST परिषद मुख्यालय दिल्ली में, सम्मिलित कुल सदस्यों की संख्या 33 है। GST 3 प्रकार के होते हैं: CGST, SGST, IGST। SGST राज्य सरकार लगाती है। SGST राज्य सरकार लगाती है। CGST केंद्र सरकार लगाती है। IGST का पूर्ण रूप इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स है। शराब, पेट्रोलियम वस्तु एवं सेवाएं का स्वास्थ्य सेवाओं को GST से बाहर रखा गया। GST चोरी करने वाले को 5 वर्ष का कारावास की प्रावधान है। GST चोरी करने को 5 वर्ष का कारावास प्रावधान है। GST को राज्यों को GST से होने वाले नुकसान की भरपाई के लिए केंद्र सरकार 5 वर्ष तक की जाएगी। राज्यों को GST से होने वाले नुकसान की भरपाई केंद्र सरकार 5 वर्षों तक की जाएगी। भारत GST लागू करने वाला 161वां देश है। भारत GST लागू करने वाला 161वां देश है।